नमस्कार। कैसे हैं सभी? अच्छे होंगे। नया साल बढ़िया से मना लिया होगा। अब नए टारगेट, नए तरीके, नए अनुभव और नए कुछ संघर्षों के लिए यह साल तैयार है। सबसे पहले हम बात करते हैं आज की क्लास में कुछ आज क्या बड़ी घटनाएं घटी हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर आसपास में क्या चीजें चल रही हैं, देश की राजनीति क्या हो रही है, क्या देश को नया प्रधानमंत्री मिल सकता है, गठबंधन में रार आ गई है। उन सभी चीजों को आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। साथ ही में अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान रखें, फोकस करते चले, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आप एक दिन पढ़ाई छोड़ दोगे तो उसमें बड़ी दिक्कत आ जाएगी। कुछ इस तरह के सवाल हम आज बात करेंगे कि सेल को लगातार दूसरे वर्ष किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, या विश्व ऑडियो विजुअल इंटरनेट एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है। इन सभी इस तरह के क्वेश्चनों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के कुछ प्रश्नों पर। देखो, दुनिया में अभी यहाँ भारत की बात कर रहे हैं, भारत इतनी बुरी स्थिति में है कि यहाँ का हर हफ्ता ऐसा होता है कि जहां रेल दुर्घटना हो ही रही है। अब इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि दुनिया की सबसे तेज जो ट्रेन है अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च की गई है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन जिसका नाम है CR450, जिसका प्रोटोटाइप लॉन्च कर दिया है। प्रोटोटाइप का मतलब ये है कि ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन में अब आप दुनिया की सबसे तेज गति और साउंड प्रूफिंग चीजें जो है महसूस करेंगे। तो ये जो है चीन के द्वारा, ध्यान रखना किसके द्वारा, चीन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगर बात करें तो इसका परीक्षण गति जो है 450 किलोमीटर घंटा और व्यावसायिक गति इसकी 400 किलोमीटर घंटा जो है रखी गई है। व्यवसायिक गति का मतलब ये है कि ये जब रेगुलर संचालन करेगी तो 400 किलोमीटर पर घंटा, और कभी कभी जो स्पेशल ट्रेनें होंगी उनकी गति 450 किलोमीटर पर घंटा होगी। बात करते हैं तो CR400 जो फॉक्सिंग ट्रेन है 350 किलोमीटर पर घंटा से आगे है। और इनकी बात करें तो इसमें आराम और प्रगति को ये जो है दर्शाने के लिए बताई गई है, वो मैं बात कर ही चुका हूं। इसमें अगर बात करें तो 2 लाख किलोमीटर के 3000 के सिमुलेशन और 2000 के प्लेटफॉर्म परीक्षणों के माध्यम से इसको विकसित किया गया है। तो बड़ा लेवल जो है, बड़ा प्रोजेक्ट है चीन का ये। और इसमें ध्यान रखना कि 2035 तक अपने रेलवे नेटवर्क को 70,000 किलोमीटर तक विस्तारित करने की योजना चीन की है। और इसमें भारत की बात करेंगे तो भारत की अभी तक जो है, जो T18 थी, इस T18 का नाम बदलकर जो है अब पहले कर दिया था इसका नाम बदलकर वंदे भारत ट्रेन, और इसके बाद अब इसका जो है नाम कर दिया है बदलकर नमो रैपिड रेल। हमारे देश में पता है क्या होता है, हमारे देश में ये होता है नई ट्रेन नहीं लाई जाती, पुरानी ट्रेन का ही नाम बदल के उसका और दुगने तिगने तरीके से जो है प्रचार कर दिया जाता है। ये है। और चीन आप देख ही रहे हैं कहां से कहां तक जो है अपनी जो हेमी जो स्पीड वाली ट्रेन है उसके बारे में। जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा इंजेक्शन से दर्द लगता था, डर लगता था, उन सब के लिए बहुत ही बढ़िया जो है खबर है। और खबर ये है कि अब जो है दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई सहित शॉक सीरीज विकसित की गई है। सुई सहित जो शॉक सीरीज है उसको क्या किया गया है, विकसित किया गया है। तो ये किस IIT के द्वारा, आप ध्यान रखना IIT बॉम्बे के द्वारा जो है इस तरह का अब इंजेक्शन विकसित कर दिया गया है कि इंजेक्शन लगाने से दर्द नहीं होगा। ठीक है, तो इंजेक्शन वालों डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। IIT बॉम्बे ने अब ये मैंने आपको बता ही दिया है, इस सीरीज से विकसित किया जिससे त्वचा को होने वाले नुकसान और संक्रमण के जोखिम को भी क्या है कम किया जाएगा। बहुत सारी बीमारी ऐसी भी होती है कि उसमें ऐसा होता है कि वो निडिल के द्वारा ही हमें बीमारी हो जाए, हेपेटाइटिस है, एड्स है, बहुत सारी इस तरह की बीमारियां हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो गलत तरीके से गांव, जो पुराने देहाती क्षेत्र है उसमें क्या होता है कि टिटनिस कई बार इससे हो जाता है। तो उस तरह की सारी बीमारियां जो है लगभग इससे दूर हो जाएंगी जब इसका बिल्कुल बड़े लेवल पर प्रयोग होना शुरू हो जाएगा। ठीक, ये सीरीज जो है शॉक वेव का उपयोग करके तरल दवा को एक माइक्रोजेक्ट बनाती है और सुई के त्वचा में प्रवेश करने पर आभास ही नहीं होने देती। ठीक है, इसमें ध्यान रखना नाइट्रोजन गैस द्वारा इसको संचालित किया जाता है। जो सीरीज होती है वो सीरीज थोड़ी महंगी होगी, उसको नाइट्रोजन गैस द्वारा जो है क्या किया जाएगा, संचालित किया जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है।
चूहों पर जो परीक्षण किया गया है वो चूहों के परीक्षण में पूरी तरह सफल हो गई है और इसमें 1000 से अधिक उपयोग का समर्थन किया गया है। नोजल प्रतिस्थापन की आवश्यकता के बारे में जो है बात की गई है कि वो पूरी तरीके से सफल है। और इसमें एक और भारत सरकार के द्वारा जो मिशन इंद्रधनुष चलाया जा रहा है ना, मिशन इंद्रधनुष जो टीकाकरण को लेकर चल रहा है इस समय, मिशन इंद्रधनुष 3.0 कार्यक्रम चल रहा है, उसका और ज्यादा बड़े लेवल पर जो है सरकार जो है प्रचार प्रसार कर सकती है। बहुत सारे लोग जो इंजेक्शन के डर से अपने बच्चों को ये नहीं लगवा रहे थे, अब वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। विवाद से विश्वास योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? विवाद से विश्वास योजना की अगर बात करें तो ये कराधान क्षेत्र से संबंधित है। आपको पता ही है दुनिया में इस समय भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2013 में बन गया था और आज तक तीसरी है। कागजों में भारत सरकार जो है कह रही है कि दूसरी बन जाएगी, चौथी बन जाएगी या पहली बन जाएगी, उससे कुछ नहीं होता। इस समय आप ये समझो कि दुनिया में मोस्ट टैक्स लेने वाले देशों में भारत जो है शीर्ष 3 से 4 देशों में है और गरीबी रेखा यहाँ की 85% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। ये बात भी ध्यान रखनी है। इसमें ध्यान रखना है कि सीबीडीटी ने विवाद से विश्वास योजना की समाधान जो समय सीमा है उसको बढ़ा दिया है। उसकी समय सीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर से अब 31 जनवरी तक कर दिया गया है। इस योजना में ध्यान रखना क्या होगा, जो अप्रत्यक्ष कर हैं 2019 की सबका साथ सबका विकास योजना पर आधारित है। जो विवाद चल रहे हैं उनको इससे सुलझाया जाएगा। इसमें जो है ब्याज और जुर्माने के निपटान की सुविधा जो है दी जा रही है और इसमें जो है आयकर अधिनियम के तहत अभियोजन से भी छूट दी जा रही है। तो ये बड़े लेवल पर जो है जो लोग 2018, 2019, 2020-21 से टैक्स वाले सिस्टम में उलझे हुए हैं उनको जो इसमें मदद मिलने वाली है। ठीक है भाई, अगला एक क्वेश्चन है, बहुत ही तुमने देखा ही था, मैंने आपको उस पे जो है पहले वाले पेज पर जो है इसको लगा रखा था। सेल को लगातार दूसरे वर्ष किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? सेल एक कंपनी है, अभी आपको बताऊंगा कि भारत में जो स्टील अथॉरिटी, जो स्टील में हम दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है, तो वो सेल की वजह से है। तो इसकी अगर बात करें तो इसको उत्तम कार्यस्थल के लिए जो है क्या दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया गया है और ये दूसरे साल इसको ये सम्मान मिला है। ये पिछले साल भी इसी को मिला था, अब की बार भी इसी को मिला है। इन्होंने क्या किया है कि अपने कर्मचारियों के लिए WOW योजना के तहत लचीला समय स्वाब अध्ययन और सुविधाएं शुरू की हैं, जिससे इसमें जितने भी लोग जो नौकरी कर रहे हैं वो सभी के सभी वो जो है अपने काम से संतुष्ट है। सेल की अगर बात करें तो सेल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कहा जाएगा और इसकी स्थापना, ये कई सारी कंपनियां थी, इनको मिलाकर इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। दरअसल जब भारत की अगर बात करें जो चल रही थी ना दूसरी पंचवर्षीय जो योजना थी, तो उस दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत ने अपने द्वितीय क्षेत्र पर सबसे ज्यादा काम किया। उसमें जो है क्या हुआ कि भिलाई इस्पात संयंत्र को रूस की मदद से, बोकारो इस्पात संयंत्र को रूस की मदद से, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को यूके की मदद से और राउरकेला को हमने जर्मनी की मदद से स्थापित किया। और जितना भी जो लौह उद्योग है, इस लौह उद्योग में हमने जो है एक बड़ा काम किया, जिससे हम पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गए स्टील उत्पादन में। और बाद में जो है हम पूरी दुनिया को, अब आपको पता ही है कि स्टील बेचते भी हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन जिसको AIP प्लग के निर्माण के लिए किसके साथ डील की है? तो भारतीय रक्षा मंत्रालय ने मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ मिलकर एक डील की है। और इस आपको पता ही है कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड क्या करता है, ये भारत सरकार के लिए पूरा का पूरा जो जहाज बनते हैं वो सारे लगभग यही बनाता है। तो भारतीय रक्षा मंत्रालय ये कह रहा है कि नौसेना की जो पनडुब्बियों की जो परिचालन क्षमता है उनके बढ़ाने के लिए लगभग 2876 करोड़ रुपए की MOU पर इन रक्षा मंत्रालय और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बीच जो है हस्ताक्षर हुए हैं।
और रक्षा मंत्रालय ने एयर इंडिपेंडेंट प्रपोजल AIP के प्लग निर्माण के लिए भी इनको जो है बताया है कि आप ही हमारे साथ काम करेंगे। ठीक है, तो ये बड़ी बात है कि अब भारत के लगभग सारे जो बड़े प्रोजेक्ट हैं जो दुनिया में अलग अलग देशों को दिए जाते थे, अब वो सारे के सारे भारत में रुक रहे हैं। ये भारत में इतने बड़े प्रोजेक्ट को जाएंगे तो भारत सरकार को इससे प्रॉफिट भी होगा, टैक्स भी मिलेगा, सेना भी बढ़ेगी, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा गया वेव्स का आयोजन कहां किया गया है? अगर बात करें तो वेव्स का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ध्यान रखना, वेव्स का आयोजन कहां किया गया? वेव्स का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहली बार 5 से 9 फरवरी तक, अभी नहीं है, अभी अगले महीने होगा, 5 से 9 फरवरी 2025 तक विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट जो शिखर सम्मेलन की मेजबान करने के लिए तैयारी पूरी हो गई है। और भारत मंडपम, आपको पता ही है कि अब की बार इसका नाम बदलकर जो है क्या किया गया, जो है भारत मंडपम नया नाम है। चलो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, जरा इसमें बताओ जरा, भारत मंडपम का पुराना नाम क्या था? देखते हैं कौन बताता है, पुराना नाम क्या था, ये तो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, एक राष्ट्रपति भवन में एक गणतंत्र मंडप बना है, एक ये बना है, तो दोनों बने हैं, इनके पुराने नाम बताओ जरा। और इसकी बात करें कि अब की बार जो आपका जो ये चल रहा है वेव्स का उद्देश्य है भारत को मीडिया के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना। हम मीडिया के क्षेत्र में धीरे धीरे जो है काम तो बहुत कर रहे हैं, पर हमारी जो मीडिया है वो स्वतंत्र नहीं है। तो मीडिया ये वो वाली की बात नहीं कर रहा कि जो आपकी जो अखबार वाली है, जो आजकल उसका काम जो है जो करंट पढ़ाने वाले जो टीचर हैं या और यूट्यूब चैनल है वो सब कर रहे हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं जो इन्फ्लुएंसर है, उस इन्फ्लुएंसर में वैश्विक केंद्र के रूप में हमें स्थापित करने के लिए, दरअसल जो USA है और आपका चाइना है, ठीक है, ये हमें तगड़ी टक्कर दे रहे हैं, इनसे हम किस तरीके से सामना कर सकते हैं उसके लिए ये बात की जा रही है, समझे ना। अगला एक क्वेश्चन है, HDFC बैंक ने किसके साथ मिलकर गोल्ड फॉरवर्ड डील की है? तो गोल्ड फॉरवर्ड जो डील है, अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान प्लेटिनम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है क्या किया गया, ये डील की गई है। HDFC भारत का पहला निजी बैंक बन गया जिसने गिफ्ट सिटी से गोल्ड फॉरवर्ड डील की है। अभी तक जो है इससे गोल्ड फॉरवर्ड जो डील करते थे बड़े बैंक SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये करते थे, पहला ये जो है ऐसा बैंक बना है। ये डील अगर बात करें तो हिंदुस्तान प्लेटिनम प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर की गई है और गिफ्ट सिटी को एक प्रमुख वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपको पता ही है कि बात आती है अगर गिफ्ट सिटी की, तो गिफ्ट सिटी से क्या क्वेश्चन बनते हैं? गिफ्ट सिटी से क्वेश्चन ये बनते हैं कि ये भारत का पहला स्मार्ट शहर है। भारत का कैसा? भारत का पहला स्मार्ट शहर है। और इसका कॉन्सेप्ट नरेंद्र मोदी से पहले किसने दिया था? मनमोहन सिंह ने दिया था। और बाद में मनमोहन सिंह ने इस पे काम शुरू किया था, मोदी की सरकार में ये पूरा हुआ। अब धीरे धीरे जो है भारत में और जो है स्मार्ट शहर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। स्मार्ट, अब बात और कर लेते हैं इसमें, तो HDFC बैंक रत्न और आभूषण क्षेत्र के साथ साथ विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को उनके जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए हेजिंग समाधान प्रदान करेगा। HDFC का IUB, भारतीय अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज, जिसको IIBX कहा जाता है, ये ट्रेडिंग और क्लियरिंग सदस्य के रूप में जो है क्या कर रहा है? काम कर रहा है। इस समय अगर प्राइवेट बैंकों की बात करें तो प्राइवेट बैंकों में सबसे बड़ा अगर कोई बैंक है तो वो HDFC। कौन सा बैंक है? HDFC है। अगला है जैसलमेर के पत्थरों से बना देश का पहला डिजिटल म्यूजियम। जैसलमेर के पत्थरों से बना हुआ देश का पहला डिजिटल जो म्यूजियम है वो कहां शुरू हुआ है? तो ये जैसलमेर, आजकल तुम्हें चर्चा में पता ही है कि जैसलमेर में अचानक से एक बोरिंग हो रहा था, उसमें बहुत लंबा चौड़ा पानी निकलने लगा, उसके बाद आज वहां बड़े लेवल पर जमीन धंस गई है। वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि क्या मामला है। अगर कुछ और बड़ी घटना हुई तो मैं आपको बता भी दूंगा अगली क्लास में। महाराष्ट्र में क्या हुआ है? जैसलमेर के पत्थरों से बना देश का पहला डिजिटल म्यूजियम जो है खुला है। इसमें ध्यान रखना है कि इसमें जो है अभय प्रभावना, इसका नाम एक तो ध्यान रखना है आपको कि डिजिटल म्यूजियम का नाम क्या है? अभय प्रभावना। और इसमें ध्यान रखना है कि ये महाराष्ट्र के पुणे जिले में मुंबई पुणे राजमार्ग इंद्रायणी नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी के? इंद्रायणी नदी के किनारे पर स्थित है। 50 एकड़ में ये संग्रहालय फैला हुआ है। और इसमें ध्यान रखना है कि इसमें
जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हैं उनके बारे में जो प्रतिमाएं हैं वो प्रदर्शित की गई। साथ ही में ध्यान रखना है कि 3 गैलरियों में उन्नत तकनीक का उपयोग करके इसको प्रदर्शित किया गया है और भव्य संग्रहालय को बनाने में लगभग इसमें 12 साल का समय लगा है और इसकी लागत सरकार ये बता रही है कि इसकी लागत जो आई है वो कितनी आई है, 400 करोड़। तो एक एक पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है, कब क्या पूछ लिया जाए आपको नहीं पता। दिल्ली पुलिस में इस तरह के हटे हटे सवाल पूछ लिए जाते हैं। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा, भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा जो बना है वो बना है इंदौर। शून्य अपशिष्ट मतलब आप समझ रहे होंगे कि यहां पर किसी भी तरह का कोई भी जो कचरा है वो होता ही नहीं है। सारे कचरे का ये क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, सारे कचरे को ये यूज कर लेते हैं। इसके बाद इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है इंदौर में कि इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है, सबसे स्वच्छ शहर है। पिछले आपको पता ही है कि 7 सालों से पहले नंबर पर यह है। शून्य कचरा हवाई अड्डा एक ऐसा हवाई अड्डा होता है जहां कचरे का उत्पादन न्यूनतम होता है और जो कचरा पैदा होता है उसे पुनः चक्रित खाद में परिवर्तित कर दिया जाता है और लैंडफिल में जाने वाले कचरे की मात्रा लगभग क्या होती है, शून्य होती है। इस तरह के जो क्षेत्र होते हैं उनको शून्य कचरा क्षेत्र कह दिया जाएगा। अगर ये हवाई अड्डे पे हो रहा है तो शून्य कचरा हवाई अड्डा हो जाएगा। 4R सिद्धांत का ये पालन कर रहा है। 4R का मतलब क्या होता है, इसमें रिड्यू और इसके अलावा अब रीयूज, इसके बाद रिसाइकल और फिर आएगा रिकवर। तो ये क्या कर रहा है, 4R के सिद्धांत को प्रचालित कर रहा है। आप ध्यान रखना 4R, अच्छा अगर कोई एग्जामिनर होगा तो 4R वाला क्वेश्चन डाल सकता है पेपर में। स्वर प्लेटफॉर्म किसने विकसित किया है, स्वर प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो गुजरात सरकार के द्वारा, गुजरात सरकार के द्वारा स्वर प्लेटफॉर्म को विकसित किया गया है, ध्यान रखना। अब दरअसल गुजरात सरकार ने स्वर प्लेटफॉर्म जो विकसित किया है इसका कारण क्या है, दरअसल ये विभिन्न भाषाओं में संचार को आसान बनाना चाहते हैं और इस प्लेटफॉर्म में ये होगा कि आप किसी भी राज्य के हैं, आपकी कोई सी भी भाषा है, अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको भाषा की बाध्यता नहीं होगी। मतलब आप गुजराती आदमी से बात कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए तो आपकी भाषा गुजरात में ट्रांसलेट होकर उस तक जाएगी। और हाल ही में आपको पता ही है कि जो हिंदी की जो समिति हुई थी उस हिंदी की समिति के द्वारा अभी नए एक वर्ण को हमारी वर्णमाला में शामिल कर लिया गया है। आपने पढ़ा ही होगा, ये है आपका ओला, ठीक है, कौन सा है, ओला जो शब्द है इसको शामिल कर लिया गया है। विशेषकर ये आपका तमिल, विशेषकर ये तमिल और तेलुगु और मराठी भाषा, तमिल तेलुगु और कौन सी भाषा है, तमिल तेलुगु और मराठी भाषा में क्या करता है, ये जो है यूज होता है विशेषकर, तो सबसे ज्यादा तो मराठी भाषा में प्रयोग होता है। तो अब हमारे वर्णों की संख्या बढ़कर 52 से बढ़कर जो है वो कितनी हो गई है, 53 हो गई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी हम आज अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं, उसके बाद नई फिर और क्लास के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, नए साल के जश्न से अब बाहर आ जाइए क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल करीब है। 4 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है, पता चला कि आपका शुरू के फेज में ही एग्जाम हो गया तो भी दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो आपको जो है तैयारी करनी है, किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटना, लगातार मॉक लगाते रहिए, कोई कमी हो रही है तो मैसेज करिए, आपका समाधान कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।